ओके, तो तीसरी वीडियो में हम लोग अब आ चुके हैं। इसमें वही क्रेड वाली सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें पिछली बार हमने देखा था कि ये टाइटल और हम डिस्क्रिप्शन डाल के सबमिट कर रहे थे तो यहाँ एंट्री हो जा रही थी। जैसे अभी आप रिफ़्रेश करेंगे तो अभी 4 एंट्रीज़ हैं, तो मैं आगे करके दिखा देता हूँ। उनको 5 डालना है, 5D डाल दे रहे, कुछ भी डाल दे रहे, सबमिट करें, एक एंट्री हो जा रही है। ठीक, आगे टाइम भी आ जा रहा है क्रिएटेड एड से डेटाबेस में, और डेटाबेस से आ रहा है ये भी देख लीजिए। डेटाबेस में पोस्ट टेबल में 5 एंट्रीज भी हो गई हैं। और एक्टिव में, क्योंकि याद करिए हमने एक्टिव में डिफ़ॉल्ट जो है वो वाई दिया था। ठीक है, इसमें हमने एक्टिव में जो मैंने बताया था टेबल बनाते समय कि इनम का मतलब होता है या तो वाई जाएगी वैल्यू या तो एन जाएगी। ठीक है, यानी जब भी हम उसमें कुछ सेव कराएंगे या तो ये वाई लेगा या तो एन लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेगा, ना नंबर लेगा ना स्ट्रिंग लेगा। और हम डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं कि क्या ले। डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर एंट्री हो और हमने कुछ नहीं दिया है, जैसे कि इसके केस में हमने इधर पर सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन दिया, ना आईडी दी, ना एक्टिव दिया, ना यूज़र आईडी दी, ना क्रिएटेड आईडी, सब कुछ नहीं दिया। ठीक, तो जब हम सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो बाकी सब भी अपने हिसाब से कर ले रहा है। तो बाकी सब में ये देखिए डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अब वो अगर हमने नहीं भेजा तो वो ये ले लेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन दी थी तो वो तो ले लिया उसने। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रहती है, वो आपको पता है। यूज़र आईडी नल रहेगा, यानी कि यूज़र आईडी हमने भेजी नहीं तो नल है, वो देखेंगे आप रो में नल ही पड़ी है। एक्टिव वाई रहेगा, और एक्टिव भी वाई था। इस तरीके से करंट टाइम स्टैम्प, और ये करंट टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है जो वक्त उस टाइम पे एंट्री टाइम पे होगा वो एंट्री हो जाएगी क्रिएटेड में और अपडेटेड में। और यही सेम आप देख भी सकते हैं, सब में देखिए वाई 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 हुआ है, क्योंकि हमने एक्टिव भेजा ही नहीं तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वाई ले लिया है जैसा हमने सेट किया था। और देखिए टाइम भी बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, इसको नल था तो नल लिया है। ठीक, ये मैंने रिवाइज़ करा दिया आपके लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछेंगे ज़रूरी है कि जितना अभी तक बताया आगे और बताएंगे। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल हम क्रेड में आगे बढ़ते हैं कि अब हमें एडिट करना है कोई सा, तो क्या करा जाए। ठीक, एडिट करना है और डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट ज़्यादा आसान है, डिलीट पहले कर लेते हैं। ठीक है ना, तो डिलीट में अब आपको जैसे पता है कि ना डेटाबेस में कोई डेटा हम डाल रहे हैं, ना डेटाबेस से कोई डेटा निकाल रहे हैं, ना ये गेट है ना ये पोस्ट है। वैसे तो मैंने बताया था कि सिर्फ 2 ही तरीके की रिक्वेस्ट होती हैं, या तो गेट या तो पोस्ट। ठीक, लेकिन और भी तरीके की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपकी आसानी के लिए अभी गेट पोस्ट पे मुकदमा रखते हैं अपना। तो हम एक और पोस्ट नाम की बनाएंगे, या फिर हम गेट बना लेते हैं एक और। ठीक, गेट, और ये डिलीट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें यूआरएल अब देखिए गेट पोस्ट का बन चुका, तो हमें ये बदलना पड़ेगा। तो हम इसको रखेंगे गेट स्लैश और आईडी। अब आपको पता चलेगा ये आईडी का क्या काम है। फिलहाल अब देखिए पाथ बदल चुका है, ये सिर्फ स्लैश पोस्ट है, ये है स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी। ठीक, और ओके, मैं यहाँ डिलीट भी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि डिलीट के लिए है। तो स्लैश पोस्ट स्लैश डिलीट स्लैश आईडी, और हम इसको भेजेंगे डिलीट में। ठीक है, एक फंक्शन हमारा हम बना लेंगे डिलीट नाम का। तो ये अगर यूआरएल हिट होती है, यानी कि स्लैश पोस्ट स्लैश डिलीट और आगे एक आईडी, ये कौन सी आईडी, जो पोस्ट की आईडी। अभी हम इसको यूज़ करना समझाएंगे आपको कैसे यहाँ पर आईडी आएगी। तो जब भी ये राउट हम गेट यानी यूआरएल पे ऊपर डालेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा डिलीट वाला, जो कि अभी बनाने की। तो चलिए इस पर चल के इसको बना लेते हैं। तो पब्लिक फंक्शन डिलीट में वही सेम चीज़ ऐसे। ठीक, अभी हमने एम्प्टी बना दिया। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ रिटर्न के लिए, टेस्टिंग के लिए अभी कुछ नहीं, हमने व्यू रिटर्न नहीं किया ना डेटाबेस रिलेटेड, रिटर्न 1 कर देते हैं। रिटर्न 1 एक टेस्टिंग के लिए खाली ना छूटे। ठीक है, वो पता चल जाएगा आगे आपको। फिलहाल अभी हमने सिर्फ क्या किया है, एक राउट बनाया डिलीट के लिए और एक उस पर फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको अपने HTML से कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, देखिए HTML में आते हैं। HTML में हमारी एक ये रो है जो एक पोस्ट है और ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे एक बटन लगा देंगे, और जैसे हम एक बटन देते हैं डिलीट का। ठीक, और इसको हम दे दें डिलीट। इसकी क्लास दे देते हैं BTN, और BTN क्या होता है, BTN डेंजर एक
होता है, जिससे ये थोड़ा रेड कलर से आने लगेगा, ठीक है। और इधर भी एक हेडर भी बढ़ा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्शन, ठीक है, कि मतलब क्या एक्शन करना चाहते हैं। अभी यूआई में कोई चेंज आया होगा, जो देखते हैं क्या आया। तो फिर यहाँ पर डिलीट बटन आ गया सबके आगे, ठीक है, क्योंकि अंदर लिखा है तो सब में आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि सिर्फ HTML लिखी तो ये फंक्शनैलिटी कोई काम नहीं कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे एंकर, ठीक, और इसमें href में दे देंगे हम वो पाथ जो हमारा हमने डिलीट के लिए बनाया, क्योंकि हम चाहते हैं ना इसके क्लिक पे डिलीट हो जाए। अब चाहे बटन क्लिक पे हो चाहे लिंक के क्लिक पे हो, वो तो हमारे ऊपर है ना, हम चाहे जिसको रखें। तो मैंने इसको एंकर बना दिया अभी के लिए, क्योंकि एंकर में href होता है और href में हम पाथ दे सकते हैं। तो हमने पाथ उठाया, और क्योंकि ये गेट है इसीलिए href में दे रहे हैं। याद रखिएगा, अगर पोस्ट इसको बनाते तो फिर वो फॉर्म से ही हो सकता था, ठीक। तो वो भी हम कभी पढ़ेंगे कि फॉर्म से कैसे डिलीट करना है। फिलहाल ये आसान तरीका है। हमने /post id। अब यहाँ id से क्या मुराद है, देखिए यहाँ id हम जो देंगे ना, वॉर से देखेंगे, यहाँ id हम देंगे जो हमें पोस्ट की id होगी, क्योंकि देखिए हर रो एक अपने आप में पोस्ट है, ठीक, हर रो अपने आप में एक पोस्ट है, यानी कि एक ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है। जब हम इसको डिलीट करेंगे तो हम चाहेंगे सिर्फ यही वाला डिलीट हो, और ये पहचानेगा कैसे हमारा कोड, इस रो की आईडी से। जैसे मैंने बताया था, हर रो की अपनी पहचान एक आईडी है जो कि यूनिक है, ठीक। और देखिए अगर 1 है तो किसी और को 1 देंगे, तो हम जब 1 आईडी के साथ कोई रो डिलीट करेंगे ना, तो वो यही वाला डिलीट करेगा, क्योंकि पहचान है कि 1 इसी रो से मतलब है। और हमने क्या किया है कि इसमें href में उस पाथ के साथ हर बार एक पोस्ट आईडी दे दी है। इससे होगा क्या कि अब ये डिलीट, एक पोस्ट आईडी वाला डिलीट होगा, दूसरा वाला जो पोस्ट होगा उसमें उसकी आईडी जाएगी, तीसरा वाला पोस्ट होगा उसमें उसकी आईडी जाएगी। तो हर एक लिंक अपने आप में उस पोस्ट को डिलीट करने का काम आएगा, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे फिलहाल। और तो फिलहाल मैंने क्या किया, web.php में से पाथ उठा के यहाँ डाल दिया। फ़र्क इतना करा है कि यहाँ पर आईडी ना देके डबल कर्ली ब्रेसेस में पोस्ट की आईडी डाल दी है, ठीक, ताकि ये राउट अब एक पोस्ट की आईडी के लिए रहे। और जैसा कि अब हम इसको सेव कर दें, सेव्ड है, ओके। जैसा कि हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो मेरा यूआई हम लोग का वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही है। फिलहाल अब हम क्या कर सकते हैं, आपको दिखाने के लिए इंस्पेक्ट करके कि इसके href में क्या पड़ा है। ये देखिए, पहले वाले को मैंने करा तो देखिए इसमें क्या लिखा है, /post/delete/1 क्योंकि इसकी आईडी है, ठीक। इसी तरीके से आप इसको देख लीजिए तो इसमें 2 पड़ा हुआ, ठीक। इस तरीके से सब में अपनी उनकी आईडी पड़ी है। होगा क्या, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, क्लिक करेंगे तो देखिए ये जा रहा है /post/delete/1 पे, ठीक। और ये गेट रिक्वेस्ट, और हमने राउट में इसको एक फंक्शन पे भेज रखा है, गेट रिक्वेस्ट को फंक्शन किसका पे, डिलीट पे। और डिलीट पे हम देखेंगे तो हमने क्या करा था, रिटर्न 1 किया था, और देखिए रिटर्न 1 आ रहा है, यानी कि हमारा कोड अभी तक तो सही लिखा है, जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ तक जा रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सीधे सीधे डिलीट का कोड लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे पिछली बार हमारे पास फॉर्म था तो वो हमें रिक्वेस्ट से मिल जा रहा था, अब की हमने फॉर्म से डेटा नहीं मिला, अभी हमें इसकी URL से मिल रहा है। देखिए ये URL से आईडी मिल रही है हमें, तो हम ये URL से आईडी सीधे यहाँ से ऐसे मिल जाएगी हमें आईडी, ये मिल गई आईडी, ठीक। बस अब हमें आईडी मिल गई, हमें पहचान मिल गई, अब हमें पोस्ट ढूंढ के उसको डिलीट करना है, ठीक। यहाँ तक के सब समझ में आ रहा होगा आपको कि आपको अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर आईडी मिल गई है, जो कहाँ से आई होगी, जो यहाँ से आई होगी, यानी कि /post/delete/1, जैसे मैंने अभी कोई बटन में भी दिखाया था कि URL में गए, जैसे कि अभी इस बार 1 लिखा है तो अब की 1 को डिलीट करना चाहिए इसको, ठीक है। तो फंक्शन में इसको यहाँ पर इस आईडी में 1 मिला होगा, ठीक है। और ये मैंने इसका नाम आईडी दे दिया क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी आईडी हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसको, अब सबसे पहले उसको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट को ढूंढेंगे। तो पोस्ट के वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, जिस मॉडल में ढूंढना है उस मॉडल को पहले देख लेंगे इंपोर्ट है कि नहीं, पोस्ट इंपोर्ट है, ठीक। फिर हम करेंगे पोस्ट फाइंड का मतलब होता है कि ढूंढो, और हम आईडी पास कर देंगे, ठीक। तो ये ऑटोमेटिकली ये पोस्ट जो होगी ये इस आईडी जो हमने भेजी इससे ढूंढ के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक। देखिए कितना सिंपल है पोस्ट को ढूंढना, और बस कुछ नहीं करना है आपको, पोस्ट आगे लिख देना है डिलीट, जैसे इसमें सेव करा था हमने, डिलीट कर दिया, बस काम खत्म, पैसा खत्म, हमारी पोस्ट हो चुकी है डिलीट। अब हम फिर वैसे ही पिछली बार रिटर्न किया था, अब की बार फिर से रिटर्न कर दे रहे पोस्ट पे, ताकि हमें पता चल जाए कि पोस्ट डिलीट हुई कि नहीं। सिर्फ 3 लाइन लिखे हैं हमने, वो कितना सिंपल है, समझ में भी आ रहा है।
मेन खासियत है कि यार पढ़ने में भी समझ में आ रहा है कि पोस्ट फाइंड करी आईडी से, जब मिल गई तो पोस्ट को डिलीट मार दिया और फिर उसको रिडायरेक्ट मार दिया। अब चला के देखते हैं इसको। लाइए बैक आते हैं अपन वापस से, रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास 5 पोस्टें लगी, तीसरे नंबर वाली डिलीट करते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखिए तीसरे नंबर की डिलीट हो गई। वो गया वहाँ पर डिलीट पे, उसने डिलीट करा, वापस यहाँ भेज दिया। देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 गायब। इस तरीके से इसको डिलीट करते हैं, ये भी गायब। इस तरीके से हम डिलीट करते जाएंगे, गायब होता जाएगा। ठीक, अच्छा, और आप डेटाबेस में भी देख सकते हैं। डेटाबेस में भी अगर रिफ्रेश करिए इसको, देखिए 2 ही बची हैं। ठीक है, अच्छा अब आप आती है बात एडिट की। ठीक, यानी कि हमारे पास कोई पोस्ट है, उसको एडिट कैसे किया जाए, ये भी मैं इसी वीडियो में ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो और आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ अब हमें ब्लेड बनानी पड़ सकती है। ठीक है, फिलहाल काम वहीं से शुरू होगा। सबसे पहले हम HTML में एक बटन बना लेते हैं, राउट पे भी आएंगे। फिलहाल देखिए आपके ऊपर है, जब बैकएंड का कोड करेंगे तो आप राउट से होते हो जाएंगे, राउट, कंट्रोलर और मॉडल। और HTML का कोड तो कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, HTML का हमें मसला ये रखना कनेक्टेड रहे। जैसे फॉर्म में एक्शन से कनेक्ट रखा था, अब की बार HREF से कनेक्ट रखा था, तो ये ध्यान में रहे कि इसे कनेक्ट रहे। एक और एंकर टैग ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं, अभी हम इसकी ये बदल देंगे। ठीक है, अभी हमने इसको हटा दिया, इसको हमने दे दिया एडिट। जब इस बटन पे क्लिक होगा एडिट हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं प्राइमरी, ताकि कलर समझ में आए। ठीक है, और ये दे दिया हमने इसको एडिट। ओके, तो अब वहाँ बटन एक आ जाना चाहिए हमारी UI में एडिट का भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक एडिट का भी आ गया, लेकिन अभी एडिट पे कुछ होगा नहीं। क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, जैसा है वैसे ही का वैसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, इसके क्लिक पे अब हमें एक पाथ बनाना है जिसपे होगा क्या। देखिए यहाँ पर समझने वाला एडिट में सीन क्या है कि एडिट में हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए एडिट करने के लिए। हम किस में एडिट करें भाई, अभी यहाँ कोई फील्ड तो है नहीं एडिट करने की, ये तो बनाने की है ना। तो हम एडिट पे उसको एक ऐसे पेज पे भेजेंगे जहाँ पे जिस पोस्ट पे वो एडिट क्लिक करेगा उस पोस्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए फील्ड मिल जाएगी। हम उसमें एडिट कर सकते हैं अपना डेटा। ठीक, और एडिट करके हम सेव करेंगे तो यही वाली जो पोस्ट है ये बदल जाएगी, इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी हम वहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, एडिट का मतलब ये तो होता है कि आपका अगर नाम आपने कुछ रखा है या ईमेल कुछ रखी, कल को आप बदलना चाहें तो वो हट के दूसरा ला जाए, लेकिन वो रहे वही आप ही का। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये पोस्ट में एडिट कर रहे हैं आपने इंस्टाग्राम या कहीं पे भी देखा होगा ना, पोस्ट में अगर आपने टाइटल एडिट किया है या फिर कुछ कैप्शन एडिट किया है तो बस फोटो वही रहती है, बस उतना ही एडिट हो जाता है। बस वही चीज़ करेंगे। तो इधर पर हमारे पास इसको दिखाने के लिए देखिए एक तो तरीका हम पॉपअप में फॉर्म दिखा देते हैं, लेकिन वो तरीका क्या है कि आपको पॉपअप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है झंझट से बचने के लिए इसके क्लिक पे एक नए पेज पे भेज दें और इस पोस्ट की चीज़ वहाँ दिखा दें। ठीक है, करके देखते हैं चलिए अच्छा इसको। तो फिलहाल इसके क्लिक पे एक नए पेज पे हमें भेजना है। तो हम सबसे पहले जाएंगे राउट पे और एक राउट बनाएंगे। ठीक है, अब ये भी राउट गेट होगा क्योंकि हम दूसरे पेज पे भेज रहे हैं, फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो गेट लिखा और इसको बोल देखते हैं /post/edit और ID, क्योंकि हम एडिट वाले पे भेजना चाह रहे हैं इसको। ठीक, और इसको भी हम लिख दे रहे हैं एडिट। ठीक, अच्छा अब हमारा ये राउट बन चुका है। अब हमें इस एडिट फंक्शन को बनाना है पोस्ट कंट्रोलर में। ठीक, पोस्ट कंट्रोलर में हम आ गए। देखिए आप आ जाएंगे पाथ से, नहीं तो Ctrl+P दबा के आप फाइल का नाम डालेंगे और वो आपको VS कोड खुद ही दे देगा। ठीक है, तो अब पब्लिक फंक्शन क्या नाम देते हैं, एडिट। ठीक, इसमें भी ID मिल रही है तो ID लेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि भाई ID से ही तो पता चलेगा ना हमें कि कौन सी पोस्ट का हमें डेटा को एडिट करवाना है। तो जैसे डिलीट में भी हमें पता होना ज़रूरी था ID, इसी तरीके से एडिट में भी पता होना चाहिए ID। ठीक, तो वही ID इसको यहाँ पर मिल जाएगी जैसे डिलीट के केस में मिल रही थी। ठीक, अब फ़र्क क्या होगा कि आपकी बार इस एडिट के क्लिक पे हम उसको एक दूसरे पेज पे भेजना है। ठीक है, तो दूसरे पेज में भेजने के लिए पहले हम उस पोस्ट का डेटा निकाल लें, क्योंकि दूसरे पोस्ट में हमें डेटा दिखाना है एडिट करने के लिए पोस्ट का। तो हम पोस्ट को फिर से क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, यानी कि हम ये कोड पूरा उठा लेते हैं। ठीक है, और अब इस पोस्ट को जब हम रिटर्न करेंगे व्यू, क्योंकि अब की जाहिर सी बात है ना दूसरे पेज पे भेजना है, तो हम रिटर्न करेंगे व्यू। और व्यू अभी हमने बनाया नहीं, लेकिन हम व्यू का नाम दे रहे हैं एडिट नाम का बनाया नहीं, व्यू बनाएंगे। ठीक है, और साथ में हम डेटा भेज देंगे। डेटा भेजने का भी तरीका आप देख चुके हैं, कैसे भेजा था हम डेटा, इस तरीके से भेजते हैं तो इस तरीके से भेज देते हैं। इसमें हम पोस्ट बहुत सी भेज रहे थे,
एडिट केस में हम एक ही जो एडिट कर रहे हैं उसी को भेजेंगे। ठीक, तो यहाँ एस कर देते हैं, मतलब एस हटा देते हैं जो भी हमारा पोस्ट का, और इधर पर ये वाला वेरिएबल डाल देते हैं। ठीक, तो जो हमने पोस्ट निकाली है वो हमने पोस्ट वेरिएबल में करके एडिट वाले व्यू में भेज दी, लेकिन एडिट वाला व्यू तो अभी बना नहीं है, तो एडिट वाले व्यू को भी बना लेते हैं अभी। तो हम जाएंगे व्यू के अंदर, ठीक, और व्यू में राइट क्लिक मारेंगे और लिख देंगे edit.blade.php। ठीक, अब एडिट वाले में हम लोग अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं। जैसे बोला आपको कि अभी आप UI कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, आपको बहुत ज़्यादा UI में टाइम वेस्ट करना पड़े। तो मैंने पेस्ट किया इधर। अब अपने मतलब की चीज़ इसमें रखते हैं, खाली बाकी हटा देते हैं। ठीक है, फॉर्म की ज़रूरत है हमें, फॉर्म रखते हैं, टेबल हटा देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एडिट करने के लिए फॉर्म की ज़रूरत है। सबमिट को नाम कर देते हैं सेव, और पोस्ट को ना करके कर देते हैं एडिट पोस्ट। ठीक, अभी एक्शन हमें पता नहीं, एक्शन हटा देते हैं यहाँ से, बाकी सब तो सेम रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो अभी तक हमने देखा, हमने राउट बनाया है, राउट पे कंट्रोलर पे फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। राउट बनाया, राउट से कंट्रोलर फंक्शन पे भेजा, कंट्रोलर ने फंक्शन पे व्यू पे भेजा डेटा के साथ, और डेटा व्यू में भी हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम देख रहे हैं कम से कम व्यू खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। इस पर क्लिक करा, और सॉरी रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। हाँ, ओके, नहीं है, मैंने अभी एक काम तो किया ही नहीं ना एडिट के बटन पे, यानी कि हमारा जो पोस्ट पे एडिट का बटन है ना, उसका HREF तो खाली छोड़ दिया ना, तो उसके HREF में पाथ देना पड़ेगा ना, तभी तो एडिट पे भेजेगा। भाई HREF को जो आप पाथ दोगे वो वहाँ भेज देगा। अभी कुछ नहीं दिया तो कहीं नहीं भेज रहा था, और तो अभी हमें डिलीट तो पे भेजना नहीं है, मैं किस पे भेजना है, एडिट पे भेजना है ना। तो राउट जो है हमने यहाँ कनेक्ट मारा है इसका, यानी कि जो वेब में राउट बनाया था ये राउट, यही हमने उठा के यहाँ लिख दिया है, और वही चीज़ है उस पोस्ट की आईडी लिखी, ताकि क्योंकि हम उस पोस्ट की आईडी से उस पोस्ट को पकड़ पाएँ और फिर अगले पेज में उसको एडिट कर पाएँ। तो अब हम देखते हैं, अब हमारा चलना चाहिए, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं ताकि रिफ़्रेश हो जाए एक बार पेज। उसके बाद अब एडिट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ऊपर पाथ में एडिट की आईडी और ये आ गया, और एक फॉर्म खुल के आ गया, एडिट पोस्ट भी कर आ गया। लेकिन मसला अभी भी है कि यहाँ पर खाली ये पड़ा हुआ है, और अभी सेव पे डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वो कोड लिखा ही नहीं। अभी जब कोड लिखा ही नहीं हमने तो चल ही नहीं रहा होगा। फिलहाल अभी जितना लिखा उतना तो चल रहा है कि एडिट पोस्ट पे भेज दे रहा है। बैक आते हैं, ये वाले पे क्लिक करते हैं, तो देखेंगे आप 5 आईडी थी तो 5 ऊपर आ गया और हमें फॉर्म खुल गया। अब हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी वैल्यू है, जैसे कि किसी ने अगर पहले इसमें फर्स्ट पोस्ट लिख रखा है, तो जो फॉर्म खुले उसमें ही पहले से टाइप्ड हो, पहले से लिखा हो, ताकि उसी में इंसान एडिट कर पाए। एडिट का मतलब ये तो होता है कि जो आपके पास है उसी में आप थोड़ा सा, मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई डिस्क्रिप्शन उसकी, तो उस डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखा मिले उसको, फिर वो स्क्रीन सही करके सेव कर दे। ठीक, तो चलिए पहले ये चीज़ कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर वो दिखा मिले। ठीक है, और उसी के लिए हमने यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर में उसके साथ डेटा भेजा ताकि इस डेटा का इस्तेमाल कर सकें। ठीक, चलिए तो डेटा का इस्तेमाल सबसे पहले तो हम इसको दिखाने के लिए करते हैं। तो हम वैल्यू में, यानी टाइटल की वैल्यू में जो हमारी पोस्ट हमने अभी फाइंड किया ना कंट्रोल में, उसकी वैल्यू दिखा देते हैं। तो डबल करली ब्रेसेस, हमारे पास पोस्ट है, ओके पोस्ट, और आगे क्या था टाइटल। ठीक, सेम इसी तरीके से हमारे पास डिस्क्रिप्शन था, और ये क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम डेटाबेस वाला नाम लिखेंगे क्योंकि डेटाबेस से ही अभी मॉडल से ही निकाल के ला रहे हैं। ठीक, तो इससे होगा क्या कि अब हमारी जो वैल्यू है, यानी कि जब ये पेज आएगा एडिट वाला ना, तो जो पहले से पोस्ट का टाइटल था डिस्क्रिप्शन था वो भरा भरा आएगा, वैल्यू फील्ड भर देती है। इतना टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम एडिट का बनाते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं इसको, हाँ एडिट पे क्लिक करते हैं, ओके तो देखेंगे अब ये भरा भरा आया आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ बदलाव करें और सेव करें तो वो सेव हो जाना चाहिए और वापस हमें पोस्ट पेज पे भेज देना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने बनाया नहीं सेव के क्लिक पे कुछ, तो अभी कुछ नहीं होगा। अभी हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं वगैरह आ रहा है क्योंकि हमने अभी एक्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अभी चलिए चलते हैं बैक वापस। तो अभी फ़िलहाल अब हम इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, कि अब हम एडिट करें और हम इसमें चेंज करें, सेव करें तो डेटाबेस में सेव हो जाए। ठीक है, उसके लिए फिर से आएंगे। अब हम जाहिर सी बात है फिर से एक नई रिक्वेस्ट डेटाबेस में क्या करेंगे, इससे डेटा अपडेट होगा ना। कैरेट में से क्रिएट, रीड और डिलीट देख लिया हमने, अब हम अपडेट देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो एक UI का बन गया था, अब हमें डेटा अपडेट करना है और डेटा अपडेट करने के लिए डेटा भेजना है। और जब हमने बोला था जब डेटा भेजते हैं तो कौन सी रिक्वेस्ट इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट। तो हमें एक राउट बनाएंगे पोस्ट वाला। ठीक है,
पोस्ट। ठीक, अब हमें यूआरएल बदलने की क्या ज़रूरत है इधर, जैसे पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमने ये बदल दिया, गेट को पोस्ट कर दिया, तो पुरानी वाली सेम यूआरएल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेम यूआरएल हम कहीं भी यूज़ कर लेंगे, बस रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट कर देंगे तो हमारा अब अगले फंक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसको एडिट को हम कर देते हैं सेव। ठीक, सेव कर देते हैं। तो अब की क्या होगा, अब की जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो पोस्ट मेथड की वजह से फॉर्म में जो मेथड देंगे इस वाले राउट पे हम एक्शन देंगे इसको, और ये सेव वाले फंक्शन में जाएगा, एडिट पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट मेथड है, पोस्ट पे हमने सेव दे रखा है। चलिए पहले तो इसको फॉर्म से कनेक्ट कर लेते हैं इतना को। ठीक है, ये फॉर्म के एक्शन में दे देते हैं, एडिट वाले में वहाँ फॉर्म में, तो फॉर्म के एक्शन में ये दे दिया, और मेथड वाइज ये सब कुछ सेट है। अब मसला फंस रहा है यहाँ आईडी का, तो जाहिर सी बात है हम किसको एडिट कर रहे हैं, पोस्ट को एडिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पोस्ट की आईडी आ जाएगी, ताकि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट भी जाए ना वो करेक्ट पोस्ट को जाए ना। जब हम आईडी भेजेंगे तो जब जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो टाइटल जाएगा और डिस्क्रिप्शन जाएगा, तो अब इस एक्शन पे जाएगा। इस एक्शन को पता तो होना चाहिए ना कि ये टाइटल डिस्क्रिप्शन किस रो पे सेव करना है जाके, तो हम साथ में फिर से पहचान के लिए आईडी भी भेज रहे हैं, ताकि अब हमारे कंट्रोलर के पास जब ये पहुँचेगा ना उसको भी आईडी मिल जाएगी, और ये पोस्ट टाइटल तो फॉर्म से मिल ही रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि भैया कौन सी पोस्ट को एडिट करना है, कौन सी पोस्ट में डेटा ही सेव करना है जो नया अब आ रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपको ध्यान से यहाँ पर आईडी देना। बस काम खत्म, आपने राउट बनाया, राउट को फॉर्म में कर दिया। अब मसला आता है कंट्रोलर पे। चलिए कंट्रोलर पे चलते हैं, जो मेन लॉजिक है हमारा, जो समझने वाली चीज़ है। कंट्रोलर में सेव फंक्शन अभी तो है नहीं, तो बनाते हैं। चलिए कहाँ है कंट्रोलर, ये रहा। तो पब्लिक फंक्शन सेव, और हमने फिर से करा, जैसे कि हमने देखा अगर हमें यूआरएल से, देखिए अभी हम देख चुके हैं 2 बार, अगर हमें यूआरएल से आईडी मिल रही है तो हम सीधे उसको यहीं पर पकड़ लेंगे, हमें रिक्वेस्ट से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेकिन इससे तो सिर्फ आईडी मिलेगी। अब कोई कहेगा कि भाई आईडी तो मिल गई, लेकिन हमें फॉर्म से जो डेटा वो कहाँ से मिलेगा, फॉर्म से डेटा भी बता चुके थे आपको पिछली बार, वो हमें रिक्वेस्ट से मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट कॉपी कर लेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट करके कॉमा लगा देंगे। तो अब हमारा जो रिक्वेस्ट है उसमें हमें फॉर्म का डेटा होगा, जो आईडी है इसमें हम आईडी होगी। ठीक, चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, फॉर्म का डेटा भी मौजूद है रिक्वेस्ट में, और आईडी भी मौजूद है, यानी कि हमारे पास कह सकते हैं कि अब हमें बस ऊपर वाले काम जो है वही रिपीट करना है, बस सोच के। एडिट के केस में हमें क्या करना है कि पहले पोस्ट वो निकालनी है जिसमें हमें डेटा फिट करना है, तो पहले हम वो पोस्ट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ नई पोस्ट तो बनानी ही नहीं है। पोस्ट फाइंड और आईडी से मिल गई। ठीक, अब हमें पोस्ट तो मिल गई, लेकिन हमने पिछली बार तो पोस्ट को डिलीट करना था, अब हमें पोस्ट को डिलीट तो नहीं करना, अब हमें पोस्ट में नया डेटा डालना है। हम क्या करेंगे, पोस्ट के आगे हम लिखेंगे टाइटल, क्योंकि डेटाबेस में हमें सेव करना है टाइटल में, पोस्ट के टाइटल में, और हमें फॉर्म से जो मिलता है वो जैसे कि मैंने बताया रिक्वेस्ट से मिलता है, तो रिक्वेस्ट में टाइटल भेजे ही रहे होंगे हम एडिट फॉर्म से। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक, बस अब और आखिर में जब हमने पोस्ट हमने निकाल ली, उसमें डेटा डाल दिया, तो हम उसको सेव कर देंगे। बस इतना सा काम था, सेव। और आखिर में हमेशा की तरह जब काम ख़त्म है, उसको कोई व्यू पे तो भेजना नहीं है भाई, ये तो डेटाबेस का काम था, तो हम इसको रीडायरेक्ट मार देंगे। और आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जब भी हम डेटाबेस का काम करते हैं उसके बाद रीडायरेक्ट मार देते हैं। देखिए इसमें डेटाबेस में कोई काम नहीं किया, डेटाबेस चीज़ें निकाली है तो व्यू में, इसमें डेटाबेस में डेटा सेव किया था तो रीडायरेक्ट मारा, इसमें डेटाबेस से डेटा डिलीट किया था तो रीडायरेक्ट मारा, इसमें डेटाबेस में कोई ना डेटा सेव किया था डिलीट किया था, सिर्फ रीड की यानी कि फिर से पोस्ट निकाली थी तो फिर सीधे व्यू रिटर्न कर दिया। इसमें फिर डेटाबेस में डेटा अपडेट किया है तो हमने इसमें फिर से रीडायरेक्ट मार दिया ताकि हम चेक कर पाएँ। ठीक, तो क्या करा हमने, जो आईडी हमें यूआरएल से मिली, यहाँ से, और ये कहाँ से भेजी जा रही है, एक्शन से। एक्शन में हमें पोस्ट मिल रहा है, हमने पोस्ट आईडी भेज दी, तो वो यहाँ मिली, यहाँ से कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर को इस सेकंड पैरामीटर में मिल गई, और कंट्रोलर को रिक्वेस्ट फर्स्ट पैरामीटर है उसका, क्योंकि फॉर्म से भी डेटा चाहिए हमको, तो हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें रिक्वेस्ट भी मिल जाएगा और आईडी भी मिल जाएगी। ठीक, अब बस आप उसको टेस्ट करने की देरी है, हमने एक बार देख लेते हैं। हमने एक्शन सब साइड सेट किया, एक्शन मेथड
CSRF भी है, सब बढ़िया। नेम भी देखिए भाई है, ये रिक्वेस्ट में जो नेम जाता है वो यहाँ से देखते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो चलिए अब सेव करके टेस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, शुरू से आते हैं, ठीक है। चलिए एक नई पोस्ट बनाते हैं, हम अपनी एक नई पोस्ट बना रहे हैं, मान लीजिए हेलो 2, ठीक, सबमिट किया, नहीं बन गई। पर चलिए एडिट हम करते हैं, पहली वाले को एडिट करते हैं। एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे फॉर्म खुल गया। वाह, हमने आगे मान लीजिए इसमें लगा दिया न्यू खाली, ठीक है, न्यू और न्यू। तो देखते हैं जो है वो रहना चाहिए, आगे न्यू ऐड हो जाए, यानी कि जो भी इतना है वो पुराना हट के ही आ जाना चाहिए। मैंने करा सेव पे क्लिक और हमने देखा ये एडिट हो गया है और हमारे हमने अपडेटेड आ भी गया। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेटेड ही वाला है, क्योंकि डेटाबेस में चेंज हो चुका। डेटाबेस में आप जाइए, इसको करिए रिफ्रेश, तो देखिए जो पहले फर्स्ट पोस्ट था अब वो फर्स्ट पोस्ट न्यू, जो भी हमने करना चाहा वो हो गया। एक बार और देख लीजिए, मान लीजिए इस वाले को हम एडिट करते हैं, ठीक, एडिट पे क्लिक किया हमने, कुछ भी लिख दीजिए अड़गम सकलम, सेव कर दिया हमने। तो देखिए वो डिलीट नहीं हुई, वही अपडेट हो गया। ID 5 है पर डेटा चेंज हो गया। तो यही था CRUD ऑपरेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार भी देख लीजिएगा आगे पीछे करके, और मुझसे पर्सनली पूछ भी लीजिएगा, लेकिन मैंने अच्छा खासा इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि CRUD कैसे चलता है। तीनों वीडियो को एक के बाद एक आप देख के अपना अच्छे से CRUD प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कहीं मसला होता तो बताइएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉग कोई कैसे बनाए अपना, यानी कि आप यूज़र लॉगिन ऑथेंटिकेशन को CRUD को मिलाएंगे हैं और ब्लॉग एप्लीकेशन बनाएंगे। उसमें निम्बस की तरह जो आपने बनाया था वैसा ही है वो, जिसमें यूज़र अपना पोस्ट कर पाएगा, दूसरों को पोस्ट देख पाएगा, पर अपना ही एडिट कर पाएगा। थोड़ी सिक्योरिटी भी आएगी उसमें। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए